हेलो स्टूडेंट्स। तो सेकंड चैप्टर जो हमारा नीट वाला चल रहा था बच्चों, पुराने क्वेश्चंस का 12th वाला सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हमारा उसका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, बस इसमें 5 क्वेश्चन और बचे हैं पुराने आए हुए, वो भी मैंने आपके लिए सारे लगा दिए हैं। आज ये खत्म हो जाएंगे। तो 61 क्वेश्चन पहुंच चुके बच्चों। चलो शुरू करते हैं। क्या बोला है इसमें इन्होंने? ए 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट। एक कैपेसिटर है जिसको 400 वोल्ट पे चार्ज किया गया है। ओके, 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है बच्चों। फिर कहा कि इसकी जो दोनों प्लेट्स हैं उनको एक 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस लगाया है ये 1 किलो ओम का है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? अब यहां से पूछा है कि अगर इस रेजिस्टेंस को लगाएं तो इसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो भाई साहब पहली बात तो ये, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी क्यों, वजह क्या है? तो वजह साफ साफ है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज है। जैसे ही उसको रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे वो सारा चार्ज रेजिस्टेंस को दे देगा, मतलब रेजिस्टेंस के अंदर करंट आ जाएगा। अब करंट आ जाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर हीट पैदा होगी। अब हीट कितनी पैदा होगी, यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है भाई। हीट उतनी पैदा होगी जितनी ये कैपेसिटर इसको एनर्जी देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर के अंदर जितनी भी एनर्जी है वही एनर्जी हीट में चली जाएगी। तो हमें यहाँ पे हीट निकालने के लिए सीधे सीधे ये सोचना है कि हीट उतनी होगी जितनी इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो इसका मतलब सिर्फ हमें ये सोचना है किस तरीके से हम इस कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी को कैलकुलेट करें, ये सोचना है बस। तो ठीक है भाई, कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी तो हाफ सी वी स्क्वायर से आराम से निकाल सकते हैं। हाफ सी की वैल्यू, सी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶। वी वोल्टेज 400 वोल्ट, तो 400 का होल स्क्वायर। ये से काटा 4 से, मतलब 2 से 4 को 2 इंटू 10⁻⁻⁶। 400 का स्क्वायर करेंगे 160000, 4 बार 0। ये आ गया 32 इंटू 10⁻⁻², या 0.32 जूल। बिल्कुल आसान। सर हमें तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कितना है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे भाई ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी इसकी जरूरत होगी ही नहीं आपको। आपका काम तो हीट कितनी बनेगी इसके अंदर वो इस बात से हो जाएगा कि कैपेसिटर के अंदर जितनी एनर्जी है वही तो अपनी एनर्जी इस रेजिस्टेंस को देगा। अब वो अपनी एनर्जी रेजिस्टेंस को देगा और रेजिस्टेंस उस एनर्जी का यूज करेगा हीट की फॉर्म में, मतलब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी उसके अंदर। बस तो बड़ा आसान था, लेकिन बस इस बात को सोचना जरूरी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोला है द नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1, तो C दे रखा है, C2 2C, C3 3C और C4 4C दे रखा है। कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन फिगर, रेशियो ऑफ द चार्ज ऑफ C2 और C4 का चार्ज का रेशियो निकालना है। ठीक है भाई साहब, देखो बैटरी से ये जो 3 है ये तो तीनों हैं सीरीज में। तो सीरीज में है तो क्या होगा, पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे C डैश। तो सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, 1/C डैश, 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। तीनों का वो हो गया एलसीएम 6C।
इससे डिवाइड करेंगे 6, इससे डिवाइड करेंगे 3, इससे डिवाइड करेंगे 2, और ये आ गया 5 प्लस 6 11 बटे 6 सी। तो सी डैश निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे 6 सी बटे 11। लो जी, ये बच्चों आपके पास सी डैश की वैल्यू इन तीनों का इकट्ठा कर दिया हमने, इन तीन का इक्विवेलेंट आ गया, ये तीन जो ऊपर लगे। तो इन तीन की जगह आ गया एक अकेला 6 सी बटे 11। नीचे जो C4 है वो है 4 सी, उस पे हम सीधे सीधे से बैटरी लगा देते हैं V वोल्ट की। उल्टी लगा रखी है इन्होंने, चलो उल्टी लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं ऐसे V वोल्ट की। अब दो हो गई है, ऊपर हो गया 6 सी बटे 11 और नीचे हो गया 4 सी। अब इन दोनों पे चार्ज बताना। नहीं सर, चार्ज तो हमें C2 पे बताना था ना। अरे तो भाई C2 के साथ ये तीनों C3 C2 और C1 ये तीनों सीरीज में है। अब सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो इसका मतलब जो चार्ज C1 पे होगा वही चार्ज C2 पे होगा, वही चार्ज C3 पे होगा, क्योंकि सीरीज में है। और इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा, इनका किस किस का, C1 का, C2 का, C3 का, वही चार्ज उस पे होगा, वो है C डैश, ये C डैश। तो जो चार्ज C डैश पे होगा वही चार्ज आपका C2 पे होगा। बस हो गया काम। C डैश पे चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालते थे, अगर एक बैटरी से कनेक्ट हो तो चार्ज निकालना, और पैरेलल में है देखो, इस पे चार्ज है मान लो Q1, इस पे चार्ज है Q2। तो कैसे निकालते थे, तो Q बराबर फॉर्मूला होता था CV, तो Q1 रेशो Q2 बराबर C1 रेशो C2। आसानी से कर लेंगे इसको। चलो Q1 की वैल्यू निकालो, पहले C1 को देखो, C1 क्या है। तो Q1 C1 का काम यहाँ पे कर रहा है C डैश, तो वो हो गया 6 C बटे 11 रेशो C2, C2 का काम कर रहा है ये C4, ये है 4 C हटा दो इसमें से, तो ये आ गया 6 बटे 11 रेशो 4। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करके 6 रेशो 44 लिख सकते हो। लो जी यार, अब मान लो मेरे को Q1 और Q2 का रेशो चाहिए था, तो 6 रेशो 44 आ गया। अब 6 बटे 44 को क्या लिख सकते हो आप, काट लो 3 से, 3 से नहीं, उससे काट लो 2 से, तो ये 3 और बटे 22। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल आसान। तो ये आसानी से Q1 और Q2 का रेशो हमें पता चल गया, C1 C2। क्योंकि यहां से देखो ऐसा होता है, जब Q बराबर CV होता है, अब वोल्टेज तो पैरेलल में दोनों की सेम होती है, तो वोल्टेज तो हो गई कांस्टेंट, ये तो हो गई कांस्टेंट। तो Q प्रोपोर्शनल टू C, Q प्रोपोर्शनल टू C हो जाता है, उसी से काम हो जाएगा। रेशो निकल आया आपका, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर इनके बीच का गैप साफ नजर आ रहा है। थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ सर्किल। थर्ड चार्ज, तीसरे चार्ज को यहाँ से हम ऐसे घुमाते हुए सर्किल पे लाते हुए ऐसे मूव अलोंग द आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, 40 यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, उसको C से D तक ले आए। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो हुआ वो कितना है। तो वो चेंज इन्होंने दे रखा है, वहां से K की वैल्यू पूछे, मतलब हमें निकालना है इसका चेंज कितना हुआ। तो भाई साहब पहले U1 निकाल लो, शुरुआत में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी। देखो शुरुआत में Q1 ये रखा है, देखते जाओ, Q2 ये रखा है और Q3 यहाँ रखा है। तो कितने पेयर बनेंगे, एक, एक, दो, और फिर ये दोनों लेंगे तो 3। ठीक है, इन तीन का पेयर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले Q1 और Q2 का पेयर ले लिया,
तो Q1 इंटू Q2 और बटे में 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस या 0.3 लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं। 30 सेंटीमीटर को 0.3 लिख लेते हैं। ठीक बच्चों, फिर प्लस, अब Q2 और Q3 को ले लो, तो Q2 और Q3 और बटे में इनके बीच का गैप, अब ये गैप देखो यहां से यहां तक का कितना है। अगर ये 40 है, ये 30 है, तो इधर वाला 50 सेंटीमीटर होगा। ये इसका पाइथागोरस से निकाल सकते हो आप। ठीक है बच्चों, एक मिनट, अब ठीक है। चलो, तो ये हो गया 0.5। अब ऐसे तीसरा, ये वाला, अब इस बार Q3 को और Q1 को ले लो, ये वाला, इनके बीच का गैप है 40 सेंटीमीटर, तो Q1 और Q3 और बटे में 0.4। ठीक है जी, तो ये U1 आ गया। अब ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। ठीक, यहाँ से जब ये पहली स्थिति में था, Q1 जहां रखा है, Q2 जहां रखा है, Q3 जहां रखा है, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब मैं जरा इनको हटा के साफ कर देता हूं ताकि दिखाई दे। ठीक है, अब हम इस Q1 को उठा के यहां से Q3 को यहां से यहां ले, अब देखो Q3 यहां पहुंच चुका है। अब कितने पेयर है? पेयर वही है सर, एक बार Q1 Q2 ले लो, एक बार Q2 और Q3 ले लो, और एक बार Q3 और Q1 ले लो। पेयर वही 3। फिर U2 निकाल लो दूसरी स्थिति में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस बार Q1 और Q2 बीच में गैप कितना है? 3, तो Q1 इंटू Q2 बटे 0.3 प्लस Q2 और Q3, तो Q2 इंटू Q3 बटे इनके बीच का गैप देखो यहां से यहां तक कितना है। ये है सर 10 सेंटीमीटर या 0.1। फिर Q3 और Q1 और बटे इनके बीच का गैप यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा 40 मतलब 0.4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमको सर निकालना है U2 माइनस U1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल के रखो। U2 में से U1 माइनस करना है, मतलब ये पूरी ऊपर वाली टर्म माइनस होगी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कुछ कट रहा है? तो सर Q1 Q2 ये माइनस का, ये Q1 Q2 बटे 0.3 ये प्लस का, ये कट गया। और कुछ कट रहा है? 0.4 वाला भी कट रहा है सर, Q3 Q1 ये वाला 0.4। बचा कौन सा वो देखो, तो सर Q3 Q1 बटे 0.1 और माइनस का Q2, ये Q2 Q3 था, ये Q3 Q2 कह लो, Q3 Q2 और बटे 0.5 ये बचा। अब देखो ये बचा, तो यहां से इसको समझ लेते हैं कि कितना बच रहा है लगभग। तो इनका दोनों का एलसीएम, ये Q2 Q3 तो बाहर आ गए, नीचे एलसीएम आया 0.5, इससे डिवाइड किया तो 5 आ गया, माइनस 0.5 से 0.5 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। ये आ चुका है Q2 Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 माइनस 1 4 बटे 0.5, पॉइंट हटाओ 10 लिखो, 5 से काटो इसको 2, 8 हो गया, तो 8 Q2 Q3 और बटे 4 पाई एप्सिलॉन। लो जी, अब यहां से जो इन्होंने दिया था वो क्या था? ये था Q3 और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो 8 Q2 Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो आ रही है Q3 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गई, Q3 से Q3 कट गए, तो के का वैल्यू आ गया 8Q2। लो ये इसकी वैल्यू आ गई 8Q2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान, बिल्कुल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया है जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 64,
एज पर दिस डायग्राम ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर एक चार्ज रखा है प्लस का क्यू। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए पर रखा है माइनस का क्यू, और उसको हम ए फ्रॉम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 0, a टू अनदर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a, 0 एंड अलोंग स्ट्रेट पाथ ए बी। मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम स्ट्रेट पाथ से होते हुए ए से बी की तरफ। ठीक, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको उठा के ले जा रहे हैं माइनस क्यू को। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब भी आप किसी चार्ज को उठा के लेके चलते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उस पे हमें जो वर्क करना पड़ता है उसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हैं पहले तो उसे लिख लो, सर माइनस क्यू, माइनस है माइनस में लिखो, प्लस है प्लस में लिखो। फिर जिस पॉइंट पे पहुंच रहे हो उसका पोटेंशियल वीबी, माइनस जहां से चले थे माइनस में उसका पोटेंशियल वी ए। चलो बड़ा आसान है ये तो माइनस का क्यू। अब बी का पोटेंशियल देखो, अब जो बी पे पोटेंशियल है वो किसकी वजह से, इसकी प्लस क्यू की वजह से। क्यों सर, खुद माइनस क्यू की वजह से नहीं, नहीं इसकी वजह से नहीं लेना, क्योंकि इसे तो आप लेके ही जा रहे हो, इसकी वजह से कुछ नहीं लेना। आप इस प्लस क्यू की वजह से बी पे पोटेंशियल देखो, तो इस प्लस क्यू की वजह से बी पे पोटेंशियल, बी यहां से कितना दूर है ए डिस्टेंस पे, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है a, 0। ऐसे ही प्लस क्यू से ए कितना दूर है, वो भी ए डिस्टेंस पे है, उसके कोऑर्डिनेट है 0, a। तो आप यहां से बी का जो पोटेंशियल लोगे तो वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू और बटे यहां से यहां तक की बी तक की डिस्टेंस, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस ए, फिर माइनस बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर से प्लस का क्यू और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस बार बी तक की, मैंने पहले वो शायद बी तक की नहीं, सॉरी ए तक की, एक मिनट, ये मैंने बी लिख दिया था, इसे ए कर लो। तो ए तक की डिस्टेंस यहां से यहां तक, देखो यहां से लेके और यहां तक, ये तो ए तक की डिस्टेंस कितनी हो गई ये हमारी, वही यहां से यहां तक भी ए है सर, ए। चलो, क्या ये दोनों टर्म एक जैसी हैं और प्लस और माइनस है, एक प्लस एक माइनस, तो कट गई आपस में, 0 आ गया। तो वर्क कितना हो गया हमारा 0। ए से बी तक ले जाने में माइनस क्यू को हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जहां से लेके चले उसका पोटेंशियल और जहां लेके पहुंचे उसका पोटेंशियल दोनों सेम है। ठीक है, और जब हम वर्क निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं पहले उस चार्ज को लिखो, फिर जिस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं हम चार्ज को लेके उसका पोटेंशियल, माइनस जहां से चले थे उसका पोटेंशियल। इस तरीके से आपको करना है। चलो आसान था ये तो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। देखो सवाल में क्या कहा है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, मतलब बीच में हवा भरी हुई है। ठीक है, इस चार्जेस टू वी वोल्ट, मतलब वी वोल्ट तक हमने इसको चार्ज कर दिया। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, बैटरी हटा दी। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, पहले प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है, अब इन्होंने कहा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, बैटरी हटा के अब इसके प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, चार्जिंग बैटरी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ इज इंक्रीज्ड, मतलब उसको बढ़ा दिया। देखो हमने बढ़ा दिया, अब ये तो नहीं पता है ना कितना बढ़ाया है, नहीं ये नहीं बढ़ाया बताया सर। ठीक है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि हमने बढ़ा के उसको डबल कर दिया, उनके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो डबल कर दी। तो सबसे पहले तो इसके पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा, तो पहले जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में जो लग रहा था वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट था, पर सर वो अब भी उतना ही लगा रहेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड
प्लेट के चार्ज पे डिपेंड करता है, प्लेट पे कितना चार्ज है। ठीक है, अब प्लेट पे चार्ज पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। जब आपने उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दी, प्लेट पे चार्ज तो नहीं बदला ना, प्लेट पे चार्ज अब भी उतना ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बदलता, बट वोल्टेज बदल गई। कैसे? क्योंकि वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। अब देखो वोल्टेज कैसे बदल गई। वोल्टेज आपकी अब नई वोल्टेज है वी डैश। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, पहले कितनी थी वो भी बताते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई था और बीच की डिस्टेंस डी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर वही का वही है, लेकिन बीच की डिस्टेंस तो 2d हो गई। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ जाएगी, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू d है, v प्रोपोर्शनल टू d है, v डैश प्रोपोर्शनल टू d हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी बच्चों। ठीक है ना? तो इसलिए उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन गया? इंक्रीजेस। आसान। तो इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल था बच्चों। चैप्टर कंप्लीट। कल से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेई मेन वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पुराने आए। तो आई होप आप सभी की स्टडी बहुत बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप सभी सेलेक्ट हो जाओ। मेरी तो प्रेयर यही है, देखो गॉड से, कि आप सभी सेलेक्ट हो जाएं और मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। जो लगे रहते हैं उनको हमेशा एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। देखो, सिर्फ लगे रहिए। अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत रखिए कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तुम सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ हो सकता है। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों, कमेंट, जो भी कुछ होता है सब कुछ कर दिया करो यार। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। अब भी देखो तो आपको पता होगा कि मैं रात को 1 बजे शूट कर रहा हूँ। अब सुबह में कोचिंग भी जाना होता है और कोचिंग के भी देखो सारी, वो वहां से थके आ रहे आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, बस अब ज्यादा क्या कहूँ, आप लोग समझदार हैं। चलिए बच्चों, कल मिलते हैं। ओके।